नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 6 जनवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल जो है वो है डार्क स्टेप ऑफ राइटिंग हेट इनटू लॉ। लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। रिसेंटली जो लव जिहाद ऑर्डिनेंस लेके आया गया है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उसके बारे में बात हो रही है। स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बताया गया है। प्रेजेंट बीजेपी की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी कम्युनल बातें हैं, इसलिए इस आर्टिकल को मैं स्किप कर रहा हूँ। इस आर्टिकल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट, इनके बारे में मैं पहले ही आपको काफी कुछ बता चुका हूं। आप एक काम कर सकते हो कि YouTube में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मारिए तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी। एक वीडियो तो ये है लॉज रिलेटिंग टू इंटरफेथ मैरिजेस कन्वर्जन इन इंडिया, स्पेशल मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, एक ये वीडियो देख लीजिए। दूसरा 1 जनवरी 2021 का जो मैंने डेली एडिटोरियल बनाया था उसमें मैंने आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बताया था, इनको देख लीजिए। ये 2 वीडियोस आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटरफेथ मैरिजेस वाला जो इशू चल रहा है और इससे रिलेटेड लॉस के बारे में। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इन 2 वीडियोस में दी गई इंफॉर्मेशन इनफ है। हाँ, कम्युनल बातें सुनने में बड़ा मजा आता है, इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, बट उसका कोई मतलब नहीं है। बेकार दिमाग खराब होता है तो उसको आप अवॉइड ही करो। इस तरीके के आर्टिकल्स को भी मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप अवॉइड करो। दूसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, शॉक ट्रीटमेंट विल नॉट वर्क इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को लेके सब लोग अपनी राय दे रहे हैं और यहाँ पे राय दी हुई है सारथी आचार्य जी ने, जो कि दिल्ली चेयर प्रोफेसर है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के, साथ साथ संतोष मेहरोत्रा जी ने, जो कि एडिटर हैं रिवाइविंग जॉब्स एंड एजेंडा फॉर ग्रोथ में। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या गलत हो रहा है, क्या सही किया जा सकता है, इसके बारे में इन्होंने भी अपने व्यू पॉइंट्स दिए, तो इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इंग्लैंड में फिर से लॉकडाउन लग गया है। इंग्लैंड में किस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के नए स्ट्रेन के, उसके बारे में बात की गई थी। क्या पहले जब लॉकडाउन लगा था इंग्लैंड में तब भी कोरोना का स्ट्रेन फैल रहा था, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर बात है नेक्स्ट, मोरिबंड गवर्नेंस। यहां पे मैं अलग से डिस्कस नहीं करूंगा इस आर्टिकल को, मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूं। गाजियाबाद में एक डिजास्टर हुआ जिसको मैंने करंट अफेयर्स में आपके साथ कवर किया था। एक क्रेमेटोरियम में अंतिम संस्कार अटेंड कर रहे थे लोग, पानी बरसने लगा तो वो एक टीन के नीचे जाके खड़े हो गए और वो जो ऊपर का शेल्टर था वो टूट के नीचे गिर पड़ा, मुरादनगर नाम की जगह यूपी के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी वजह से 24 लोगों की जानें चली गई। अब जो लोग गए हैं वो बहुत अमीर नहीं है, थोड़ा लो एंड क्लास या मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाले लोग हैं, लो पेइंग जॉब्स में काम करते थे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके कित और किन के लिए कुछ कंपनसेशन भी अनाउंस किया। बट देखिए, जब एक फैमिली का ब्रेड विनर चला जाता है ना, तो आप कितना भी कंपनसेशन दे दो, आप उस चीज को कभी भरपूर्ति नहीं कर सकते। और यहाँ पे ज्यादातर मेन थे, सारे ही मेन थे, इनफैक्ट वुमेन थी नहीं, क्योंकि हमारे देश का जो सोशल सेटअप है उसमें अंतिम संस्कार के समय वुमेन नहीं होती, केवल आदमी ही होते हैं। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार या कोई भी राज्य की सरकार क्या करती है कि जिस जूनियर इंजीनियर ने, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने उस पर्टिकुलर शेल्टर को बनवाया था, उसको पकड़ के जेल में डाल देगी, उसके खिलाफ केस चालू हो जाएगा। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी की जो गवर्नमेंट है उसका क्या आप कह सकते हो कि व्यू पॉइंट है, वो अपनी पब्लिक परसेप्शन को इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि उनका इन्फोर्समेंट स्ट्रांग है, वो किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले रहे हैं। तो यही यहाँ पे किया जा रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि गाजियाबाद जैसे डिजास्टर्स को अगर रोकना है तो आपको ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करना पड़ेगा। जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं उनका रेगुलर ऑडिट कराना पड़ेगा। जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। इस तरीके के जो इवेंट्स हैं ये कोई नए नहीं है। जब भी महाराष्ट्र में मुंबई साइड पे बारिश होती है, इस तरीके की बहुत सारे इवेंट सुनने को मिलते हैं जहां लोगों की जान जाती है। कुछ दिन पहले तमिलनाडु में कोयम्बटूर के पास एक बस स्टैंड का जो स्ट्रक्चर था वो ढह गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। भिवंडी महाराष्ट्र में 41 डेथ हुई थी 2020 सितंबर में। तो कुल मिला के यहाँ पे म्युनिसिपल अथॉरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। गाजियाबाद में जो हुआ वो पहले भी हो चुका है। कहीं ना कहीं सेफ बिल्डिंग्स में रहना, सेफ इन्वायरमेंट में रहना जहां पे इस प्रकार की डेथ ना हो, ये आर्टिकल 21 के अंदर हमारे जो राइट्स हैं उसमें आता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इंफीरियर मटेरियल्स लगा के स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स ढह जाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना, उनको यह पता होना चाहिए कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। ये सब चीजों के लिए स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे एक पॉलिसी होना जरूरी है, और कहीं ना कहीं स्टेट और सेंटर इसको लेके आपस में कोऑर्डिनेट करें, ये भी जरूरी है। तो यही सब बातें हमें बताई जा रही हैं, कुछ नई बात तो नहीं है। आगे बात करते हैं द हर्डल्स इन जीज ग्रेट पावर एम्बिशंस। जी जिनपिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कुछ नया बात करने का मतलब है नहीं। इस आर्टिकल में कुछ भी नया नहीं है, इसलिए इस आर्टिकल को मैं स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं चेंजिंग कंटोर्स ऑफ इंडिया यूके टाइज। यूके ने
ब्रेक्जिट कर दिया है ब्रिटेन, ये यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने। अभी यूरोपियन यूनियन के छोड़ने के बाद इंडिया और यूके के रिश्ते किस प्रकार से सुधर सकते हैं, कैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब रिपब्लिक डे परेड के लिए जो गेस्ट आते हैं उनको इनविटेशन देते हैं, क्यों बोरिस जॉनसन साहब ने अभी बोला है कि हाँ भाई इस ट्रेन की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा, और इंडिया यूके की जो ट्रेड टाइज हैं उनका पोटेंशियल कितना है, पास्ट में क्या प्रॉब्लम्स रही हैं इंडिया यूके के ट्रेड टाइज में, आगे आने वाले समय में इंडिया यूके के ट्रेड टाइज कितने अच्छे हो सकते हैं, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। नेक्स्ट है आर्बिट्रेरी डायरेक्टिव। देखिए रिसेंटली, ये तो खैर पुरानी न्यूज हो गई, मैंने करंट अफेयर्स में भी कवर किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से बोला कि अपने 3 आईपीएस ऑफिसर्स को डेप्यूटेशन पे वापस भेजो सेंटर के पास। तो पहले तो स्टेट में पोस्टेड थे, अब उनको वापस सेंटर में बुलाया जा रहा है, और सेंटर में बुलाने के बाद उनको आईटीबीपी, एसएसबी और बीपीआरडी में डेप्यूटेशन पे भेजा जा रहा है। तो ये जो डायरेक्टिव है जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 आईपीएस ऑफिसर्स को स्टेट गवर्नमेंट से बुला के सेंट्रल डेप्यूटेशन पे भेजा है, ये कैसे सही नहीं है, इसमें कौन कौन से लॉस को वायलेट किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल है इसको लिखा है एमपी नथनल जी ने, ये रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं सीआरपीएफ के। तो डेप्यूटेशन एक्चुअली में कैसे होता है इसके बारे में काफी जानकारी है इनको, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स बता रहे हैं सही है। यहाँ पे आपको बेसिकली इन सिविल सर्विसेज के काम करने का तरीका पता चलेगा, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से तो उतनी चीजें नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मेरे द्वारा बनाई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पर ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। शुरुआत कैसे की गई इस आर्टिकल की? शुरुआत कुछ इस प्रकार से की गई कि जो एपीएमसी का कंसेप्ट है इंडिया में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी का, जहां पे एग्रीकल्चर चीजें बेची जाएंगी, एमएसपी के दाम पे, एमएसपी के आप कह सकते हो कॉस्ट पे चीजों को बेचा जाएगा इन एपीएमसी मंडीज में। 1960s में इन एपीएमसी मंडी का कंसेप्ट को शुरू किया गया था। अब ये जो एपीएमसी मंडी का कंसेप्ट है ये काम नहीं कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, क्रॉप कंपोजिशन वाइडन नहीं कर रहा है, यानी इन एपीएमसी मंडीज में जो क्रॉप्स बिकती हैं, कुछ ही क्रॉप्स डोमिनेंट है, जैसे कि राइस और व्हीट डोमिनेंट है, बाकी प्रकार की क्रॉप्स एमएसपी पे बिकती नहीं है, लैंड में इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने यहाँ कोशिश क्या की है, सरकार ने यहाँ पे कोशिश की है कि भैया ये जो मार्केट है ना जो कि एपीएमसी मंडी में लगता है, इस मार्केट को थोड़ा डाइवर्सिफाई करो, इस मार्केट को थोड़ा ओपन करो, इस मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होनी चाहिए, तो शायद जो खरीदना और बेचना होता है एपीएमसी मंडी में वो थोड़ा और एफिशिएंट हो जाएगा। तो एपीएमसी मार्केट्स के फिजिकल प्रेमाइसिस को छोड़ के दूसरी जगह पे मार्केट्स खुल सके, ये फार्म बिल्स के थ्रू करने की कोशिश कर रही है सरकार। फिर सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है कि बहुत सारे फार्मर्स अपने लैंड को पूल करके एक बड़े इलाके पे एग्रीकल्चर को करें, तो भाई एग्रीकल्चर को करने की कीमत भी कम होगी, क्रॉप भी मेजर अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, तो सबकी कमाई होगी। तीसरा, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज को अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड को स्टोर करने की परमिशन दे दी गई है, कुल मिला के होर्डिंग की परमिशन दे दी गई है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर उस होर्डिंग के चलते दाम बढ़ रहे हैं चीजों के, या कोई अनकॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को कर रहा है, तो उस केस में सरकार फिर बैन भी लगा सकती है। तो ये जो नए फार्म लॉज आए हैं उससे थोड़े फार्मर्स नाराज हो रहे हैं। यहां पे अगर बात की जाए कि फार्मर्स एक्चुअली में चाहते क्या है, यहां पे ऑथर ने बताया है कि भाई फार्मर्स से 3 चीजें चाहिए, फार्मर्स को 3 चीजें चाहिए। पहली चीज फार्मर्स को क्या चाहिए कि देयर प्रोड्यूस प्राइसेस शुड बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बट अ रीजनेबल मार्कअप, यानी कि फार्मर्स ने जो भी धान और खेत मतलब जो भी पैदा किया, उन्होंने अपना धान, ग्रेन्स, गेहूं, चावल, मक्का जो भी पैदा किया, उसको पैदा करने में जो फार्मर को इनपुट लगा, यानी जितना उसकी लागत लगी, और उस लागत के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ये चाहिए होता है किसान को। ठीक है। दूसरा, फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस शुड बी मिनिमल। एक किसान जब किसानी करता है, वो किसी धान को पैदा करता है, तो उस धान को पैदा करने में 5 से 6 महीने का समय लगता है, शुरुआत से लेकर एंड तक की बात की जाए, ये कम से कम 4-5 महीने का समय तो लगता ही है। तो इस समय के दौरान अगर प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो किसान हमेशा टेंशन में ही रहेगा। जब वो उस धान को बो रहा होगा, तब उसको लगेगा कि भाई 6 महीने बाद इतने दाम मिल जाएंगे तो मेरा इतना प्रॉफिट हो जाएगा। पता चला 4-5-6 महीने बाद दाम बिल्कुल ही घट गए, तो उसका पूरा का पूरा मुनाफा ही चला गया, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो वो किसान चाहते हैं कि जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो वो मिनिमल हो। अभी प्राइस फ्लक्चुएशन को पूरी तरीके से आप मार्केट पे छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम है, और ये लॉस कहीं ना कहीं उसको मार्केट पे छोड़ रहे हैं। फिर तीसरा जो फार्मर्स चाहते हैं वो है देयर शुड बी लिटिल और नो इंटरफेस
विद लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। जो ये आईपीएस आईएएस जो साहेब पुलिस इस तरीके के जो नायब तहसीलदार तहसीलदार बीडीओ इन सब का इंटरफेरेंस मिनिमम हो। फार्मर्स इन अथॉरिटीज का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। ओके, तो ये तीन चीजें हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं ये जो तीन फार्म बिल्स बनाए गए हैं वो इन तीनों चीजों को किसी ना किसी प्रकार से वायलेट कर रहे हैं। इन फार्म बिल्स में इन कंसर्न्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। ठीक है भाई, ओल्ड लॉस को रिपूल किया गया, नए लॉस को लेके आया गया। अब सरकार फार्मर से चाहती है कि आप गेहूं चावल पे एक्सेसिव फोकस ना करके वेजिटेबल्स पे भी फोकस करें, फ्रूट्स पे भी फोकस करें, बाकी क्रॉप्स पे भी फोकस करें। लेकिन अगर ये फोकस आपको करवाना है तो आपको फार्मर को प्रोटेक्शन ज्यादा देनी है। आपको फार्मर को एक बेसिक प्रॉमिस देना है कि हाँ भाई, प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होंगे और प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगे तो हम आपकी मदद के लिए यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे इन फार्म बिल से क्या पता चल रहा है कि भैया ये फार्म बिल्स तो पूरी तरीके से चीजें किसके हाथ में छोड़ रहे हैं, कॉर्पोरेट्स के हाथ में छोड़ रहे हैं, मार्केट के हाथ में छोड़ रहे हैं। और सब चीज मार्केट के हाथ में चली जाएंगी तो फार्मर्स को प्रॉब्लम होनी है। एक एक करके कैसे ये नए लॉस परेशान करेंगे उसके बारे में ऑथर ने बात की। पहला लॉ मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करता है। देखिए, सीधे सीधे तो बात यहाँ पे एमएसपी की नहीं हो रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है कि इन लॉस का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी की बात की जाए तो एमएसपी कितना अच्छा है कितना बुरा है इसको हम नहीं बोल सकते। बहुत सारे लोग एमएसपी को डेविल बोलते हैं। डेविल क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। एमएसपी के चलते लोग ज्यादातर गेहूं चावल उगाते हैं, किसी और क्रॉप को उगाते नहीं है। तो जब आप एक ही जमीन पे बार बार गेहूं चावल उगाते चले जाओगे तो चावल पहली बात ज्यादा पानी खींचता है, तो पानी का ज्यादा इस्तेमाल होगा, आप पानी वेस्ट करोगे, हमारे ग्राउंड वाटर टेबल्स नीचे जाएंगे। दूसरा, एक ही जमीन पे अगर आप गेहूं चावल उगाते रहोगे तो वहां पे सॉइल क्वालिटी बर्बाद हो जाएगी। तीसरा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा। हमारा जो न्यूट्रिशनल बास्केट होना चाहिए उसमें केवल गेहूं चावल से काम नहीं चलेगा, पल्सेस मक्का ये सब चीजें भी होनी चाहिए। बट बाकी जो मक्का पल्सेस और जो बाकी क्रॉप्स हैं, टोटल 23 से ज्यादा क्रॉप्स आते हैं आपके एमएसपी रिजीम के अंदर। ज्यादातर जो एमएसपी रिजीम के अंदर बिकते हैं वो केवल गेहूं चावल है। और ये जो फार्म बिल है ये क्या कर रहा है, नए मार्केट खोल रहा है। अभी नए मार्केट खोलने के चक्कर में एमएसपी जो डेविल था उससे बड़ा डेविल आके खड़ा हो जाएगा आपके सामने। हम सबको ये पता है कि जो माल प्रैक्टिसेस होती हैं एपीएमसी मंडी में, एपीएमसी मंडी में हमेशा से करप्शन हो रहा है। एपीएमसी मंडी में स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। एपीएमसी मंडी में अक्सर कर किसानों को परेशान किया जाता है, सबको पता होता है। लेकिन जब भी किसान परेशान होते हैं वो लोकल लीडर्स को, चाहे वो एमपी हो चाहे वो एमएलए हो चाहे वो पंचायत हो, उनको लेके आते हैं। किसी ना किसी तरीके से फार्मर्स अपने गुस्से को निकाल कर एपीएमसी में अपने लिए कुछ राइट्स लेने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो है लोकल लेवल पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए पंचायत, जिसके थ्रू ये जो फार्मर्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम को, एपीएमसी में हो रहे माल प्रैक्टिसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो नए फार्म लॉज आ रहे हैं ना वहां तो कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि नए फार्म लॉज के हिसाब से नई मंडियां खुलेंगी। ये प्राइवेट मंडियां प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर में होंगी। अभी जो प्राइवेट मंडियां होंगी वहां पे एमपी एमएलए पंचायत क्या कर पाएंगे। एपीएमसी मंडी तो फिर भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेटेड, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ ना कुछ कर सकते हैं। प्राइवेट मंडियों में तो प्राइवेट लोगों की बात शायद चलेगी, तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। समझ गए बात को। तो पहली प्रॉब्लम तो ये लॉस की ये है। फिर यहां पे कुछ बेसिक सवाल है। सरकार का यह बोलना है कि जो मंडी बेस्ड एमएसपी सिस्टम है जो कि एपीएमसी के अंदर चल रहा है ये चलता रहेगा, लेकिन कितना लंबा चलता रहेगा ये नहीं पता है। ठीक है, शुरुआत में होगा क्या कि जब नई प्राइवेट मंडियां खुलेंगी उसमें कई कुछ नए अल्टरनेटिव ट्रेडर्स आएंगे, वो मार्केट को मोनोपलाइज करने के लिए शुरुआती कुछ सालों में अच्छे प्राइसेस देंगे। तो जब फार्मर्स को एपीएमसी मंडी से अच्छे प्राइसेस मिलेंगे, फार्मर्स भाग के उन प्राइवेट मंडियों में चले जाएंगे। धीरे धीरे इस मोनोपोलाइजेशन के चलते एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी। जो रेगुलेटेड मंडियां हैं वो 2 से 3 साल में कमजोर होने लगेंगी, वो अपने बिजनेस को शट कर देंगी। और जब सिर्फ उस प्राइवेट प्लेयर की मोनोपोली बचेगी मार्केट में तो एपीएमसी मंडी रहेगी ही नहीं। फिर तो अगर वो प्राइवेट वाली मंडी पैसा कम देने लगे, एमएसपी के नीचे ले आए, तो भी फार्मर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। सब कुछ किसके हाथ में चला जाएगा, उस प्राइवेट मंडी के हाथ में चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है। तो यहां पे सीधे सीधे एपीएमसी मंडी बंद नहीं हो रही है, लेकिन कुछ इस तरीके के हालात बन रहे हैं कि आगे आने समय में एपीएमसी मंडी बंद हो सकती है। फिर देखिए कुछ और इश्यूज भी हैं। क्या क्या इश्यूज हैं। ट्रेडर्स कुड रिड्यूस द प्राइसेस ऑन मोर देन वन प्रिटेक्स्ट। वो ट्रेडर्स जो कि इन एपीएमसी मंडों में किसान का धान खरीद रहे हैं, वो किसान को जो दाम देते हैं उनको बहुत से फैक्टर्स पे कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसान कोई प्रोडक्ट लेके आया, उस प्रोडक्ट में कोई कमी निकाल देना कि भाई तुम्हारी प्रोडक्ट की ये क्वालिटी नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है। दूसरा कि भाई जब किसान धान को बेचने के लिए आए तो किसान जल्दी में होता है कि मेरा धान जल्दी जल्दी बिक जाए,
जो खरीदने वाला ट्रेडर है तो भाई वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी कि हाँ भाई ठीक है, एक किसान अपना धान लेके आया, अब उस ट्रेडर को पता है कि कुछ और किसान अपना धान लेके आ रहे हैं, तो जो किसान सबसे सस्ते में बेच देगा उसका खरीद लेंगे, तो बाकी किसान परेशान। पेमेंट का प्रॉमिस किया पहले कि तुमको इस समय पे इतनी पेमेंट देंगे, बाद में पेमेंट ना दे तो वो किसान बेचारा क्या कर लेगा। और ये जो ट्रेडर्स हैं ये कम होंगे, तो ये अपना कार्टलाइजेशन कर सकते हो, कार्टलाइजेशन करके बोल सकते हैं कि इससे ज्यादा दाम पे हम सामान नहीं खरीदेंगे। किसान बहुत सारे हैं, वो कभी भी कार्टलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। प्लस किसान की बात ये होती है कि जब वो किसी मंडी में अपना सामान लेके बेचने के लिए पहुंचता है तो वो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा होता है, उसके दिमाग में बहुत सी चीजें होती हैं कि जिस व्हीकल के थ्रू अपना धान लेके आया उस व्हीकल वाले को पैसा देना है, तो जल्दी से जल्दी उसका धान बिक जाए। और अगर वो नहीं बिकता है तो वो सेवरल क्विंटल टन्स ऑफ लेके अपना धान जाएगा कहाँ, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देनी है, उसने इतने लंबे समय से अपने गांव में उधार ले रखा है ये धानों को उगाने के लिए, उसका पैसा वापस करना है, वो परेशान होता है। और हमारे देश में ज्यादातर जो किसान है ना वो छोटे किसान है, और ये छोटे किसान मंडी में एमएसपी पे सामान बेचने के लिए जाते हैं। अगर मंडी नहीं रही, एमएसपी नहीं रही, तो कैसे काम चलेगा, ये एक बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है। ठीक है भाई, उसके बाद कुछ और इश्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कॉर्पोरेट बायर्स हैं, जितना उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम भाई इतना आपसे धान खरीदेंगे, मान लो अगर वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट पे खरे नहीं उतरे और उतना धान मान लो उन्होंने नहीं खरीदा, या मान लीजिए पेमेंट डिले कर दी, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट हो गया। अभी कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट हो गया तो लीगल रिकोर्स है। पर अब यहां पे आपके लिए समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि एक तरफ है कॉर्पोरेट्स और बड़े ट्रेडर्स और दूसरी तरफ है छोटे किसान। यहां पे लीगल बैटल कौन जीतेगा? बड़े कॉर्पोरेट्स। उन बड़े कॉर्पोरेट्स के पास अच्छे लॉयर हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट की भाषा को उन्होंने कुछ इस तरीके से मोल्ड कर दिया कि किसान समझ ही नहीं पाया, तो लैंग्वेज का फायदा उठाना। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट तब सक्सेसफुल होगा जब वो दो बराबर के लोगों के बीच में हो। यहां पे एक तरफ कॉर्पोरेट है और एक तरफ गरीब हरबू किसान है। इंडिया के 85% किसानों के पास 2 से कम हेक्टेयर लैंड है, तो वो क्या ही लड़ेंगे इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ। तो कुल मिला के पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट बन रहा है, दिस इज कंप्लीटली फेवरिंग whom? इट इज कंप्लीटली फेवरिंग कॉर्पोरेट्स। उसके बाद एक और इशू है, एमएसपी का रिजीम पूरे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर आप देखोगे जो ये 3 फार्म बिल्स आए हैं, गवर्नमेंट प्रोपोनेंट्स क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट प्रोपोनेंट्स बोल रहे हैं कि इन फार्म बिल्स के अगेंस्ट जो अपोजिशन आ रहा है वो केवल नॉर्दर्न व्हीट बेल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की तरफ से आ रहा है, यानी मेनली पंजाब, हरियाणा, यहां के फार्मर्स की तरफ से ही अपोजिशन आ रहा है टू दीज फार्म बिल्स। ओके, ज्यादातर जो देश है जहां पे व्हीट और राइस के अलावा बाकी क्रॉप्स पैदा होते हैं वहां पे अपोजिशन नहीं आ रहा है। अब ये भी बात बिल्कुल सही है, इंडिया में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है और 50 से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। तो केवल 2-3 स्टेट्स जहां पे व्हीट और राइस मेनली ग्रो की जाती है, उनके कंसर्न को ध्यान पे देख के आप पूरे देश के एग्रीकल्चर के हिसाब से ना सोचो तो वो गलत है। बट क्या ये जो फॉर्म लॉज हैं, क्या ये पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं? इसके ऊपर एक बहस करना जरूरी बात है। अगर आप फार्मर्स एजिटेशन की बात करो, यहां फार्मर्स एजिटेशन के एग्जाम्पल कोट कर दिए ऑथर ने। इन्होंने बोला कि ईस्टर्न इंडिया में 1860 में रिवॉल्ट हुआ था इंडिगो फार्मिंग के अगेंस्ट, मपीलाज ने मोपला रिवॉल्ट जिसको बोलते हैं 1921 में रिवॉल्ट किया, वारली आदिवासी ने 1945 में रिवॉल्ट किया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में 1970 से लेकर 2010 तक शरद जोशी ने रिवॉल्ट को लीड किया महाराष्ट्र में, तमिलनाडु के फार्मर्स कावेरी के वाटर के लिए लड़ रहे हैं। तो यहां पे ऑथर एक्चुअली में पॉइंट आउट क्या करना चाह रहा है? ऑथर पॉइंट आउट ये करना चाह रहा है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोटेस्ट तो हुए हैं। उन प्रोटेस्ट के फॉर्म अलग हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोटेस्ट हो सकते हैं, बट प्रोटेस्ट हुए एग्रीकल्चर को लेकर। तो अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भैया जो 2020 में नई पॉलिसी फॉर्मुलेट की जा रही है, ये सारे फार्मर्स के लिए यूनिफॉर्म है। देश में जितना भी लैंड है, देश में जितना भी क्रॉप्स है, उन सब के ऊपर आप एक ही प्रकार के लॉस को इंपोज कर रहे हो। क्या ये तरीका सही है? क्या ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इन कॉर्पोरेट्स का उन बड़े बड़े ट्रेडर्स के ऑनस्लॉट को झेल पाएंगे? क्या भाई आप फार्मर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो व्हीट और राइस कल्टीवेशन से हटके वेजिटेबल और फ्रूट कल्टीवेशन पे चला जाएगा जब मार्केट पूरा का पूरा प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनका जवाब इन 3 फार्म बिल्स में नहीं दिया गया है। तो फाइनली आप क्या कर सकते हैं? फाइनली ये कहा जा सकता है, अब देखिए यहां पे सॉल्यूशंस तो ज्यादा बताए नहीं, एक छोटा सा सॉल्यूशन दे दिया है। ये जो स्टैग्नेशन है एग्रीकल्चर फील्ड में, कि एग्रीकल्चर फील्ड ग्रो नहीं कर रहा है, और ये जो हाई इनपुट प्राइसेस हैं एग्रीकल्चर में, इनको एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ डील किया जा सकता है। अच्छी बात है। सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है? जो कि एमएस स्वामीनाथन कमिटी और अशोक दलवई कमिटी ने दिया। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि जो फार्मर्स हैं
बेसिकली पंजाब हरियाणा के, वो वाटर सोकिंग पैडी क्रॉप से बाहर निकल जाए। वाटर सोकिंग पैडी क्रॉप से अगर वो बाहर निकल जाएंगे और अगर अपना एरिया जिसके अंदर वो पैडी और राइस को पैदावार कर रहे हैं उसको 25 से 30% अगर वो कम करते हैं तो इससे पानी बचेगा, सॉइल इकोलॉजी अच्छी होगी। लेकिन ये करने के लिए सरकार को उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। अगर सरकार इन फार्मर्स को पैडी फार्मिंग से हटने का सपोर्ट देती है, हटने का इंसेंटिव देती है किसी और पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, तो पहली बात तो राइस की पैदावार कम होगी, हमारे वाटर रिसोर्सेज बचेंगे और कोई दूसरा क्रॉप यहां पे लगाया जा सकता है। तो ये जो लॉज बना रही है सरकार, ऑथर यहां पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लॉज गलत तरीके से बनाए जा रहे हैं, लॉज में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री कराई जा रही है। एक्चुअली में जो एग्रीकल्चर फील्ड की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं किया जा रहा है। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में, यूपी में शुगर केन उगाया जाता है। शुगर केन एक वाटर गजलिंग क्रॉप है, बहुत पानी खाता है शुगर केन। राइस बहुत पानी खाता है। तो हमारा एग्रीकल्चर में ये टारगेट होना चाहिए कि इस तरीके की क्रॉप्स को कम किया जाए, इनकी जगह पे दूसरी क्रॉप्स लाई जाए और उसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट आना चाहिए। गवर्नमेंट एमएसपी को इन्हीं में कंटिन्यू कर रहा है और प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दे रहा है। ये गड़बड़ है, ये गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो गलत है, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे ऑथर। ठीक है भाई, जितना प्रॉपर तरीके से समझा सकता था समझा दिया, थोड़ा लंबा चल गया ये आर्टिकल। अगले में चलते हैं। इंग्लैंड इन लॉकडाउन, रैपिड स्प्रेड ऑफ द न्यू कोविड-19 वेरिएंट शुड अलर्ट अदर कंट्रीज टू रिमेन विजिलेंट। देखिए भैया, कोविड-19 का हाईली ट्रांसमिसिबल जो वर्जन है जिसको आप बोलते हो VOC 2021-2/01, ये भाई बुरी तरीके से यूके में फैल रहा है और मंडे में ही एक नया लॉकडाउन लगा दिया गया लंदन में और साउथ ईस्ट इंग्लैंड में। ये मिड फरवरी तक रहेगा, मतलब लंबा लॉकडाउन लगा है। और ये लॉकडाउन लगाने की जो एडवाइस थी ना, ये साइंटिफिक एडवाइजरी पैनल ने क्रिसमस से पहले ही दे दी थी, बट क्रिसमस में लॉकडाउन नहीं लगाया गया, दिसंबर में लॉकडाउन नहीं लगाया गया, फेस्टिव सीजन में सब लोग घर के बाहर निकले, सब लोग इधर उधर घूमे, अब कोरोना फैल रहा है, अब वहां पे लॉकडाउन लग गया। और इस बार के लॉकडाउन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी बंद कर दिया गया। पहले जो लॉकडाउन लगा था ओरिजिनली, जब कोरोना वायरस फैलना शुरू किया था, उस समय पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद नहीं किया गया था। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी यूके में बंद कर दिया गया। 4 जनवरी तक यूके में 2.27 लाख केसेस आ चुके हैं, 75,500 डेथ्स हो चुकी हैं। अगर आप देखो तो केसेस और डेथ्स के टॉल सेकंड हाईएस्ट है यूरोप में। 50,000 न्यू केसेस डेली आ रहे हैं दिसंबर 29 से। सबसे ज्यादा केसेस आए थे 4 जनवरी को, 59,000 डेली और 400 डेथ्स। इंडिया में तो 1 लाख केसेस तक भी आए हैं दिन में पीक में। बट इंडिया और यूके की आबादी को कंपेयर करिए, इंडिया की आबादी यूके से बहुत ज्यादा है। तो यूके में डेली 59,000 केसेस आना, रोज 50,000 के ऊपर केस आना, ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है अगर आप यूके के पर्सपेक्टिव से देखें। मंडे को यूके में 26,000 कोविड-19 पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया। पिछले हफ्ते से 30% ज्यादा है। ठीक है भाई, अब ये तो कहीं नहीं है कि जो नया वेरिएंट है वो डिजीज सीवियरिटी को बढ़ा रहा है। डिजीज सीवियरिटी मतलब कि अगर एक बार इस N501Y या VOC 2021-2 स्ट्रेन ने आपको अटैक किया तो आप ज्यादा बीमार फील करोगे या आपकी मोर्टेलिटी के चांस ज्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, रिप्रोडक्शन नंबर ज्यादा है। एक पर्सन जिसको ये नया वाला स्ट्रेन हुआ है वो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो पहले वाला स्ट्रेन अगर एक लोग को इन्फेक्ट कर रहा था तो ये नया वाला स्ट्रेन 1.5 to 1.7 लोगों को इन्फेक्ट करेगा, यानी 50 to 70% इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है। वो अलग बात है कि इन्फेक्ट करने के बाद सामने वाला आदमी जल्दी मरेगा नहीं, ज्यादा बीमारी खतरनाक नहीं होगी, लेकिन इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके, यूके में जेनोम सीक्वेंसिंग भी बहुत तगड़े से हो रही है। 44,500 सैंपल्स को कलेक्ट किया गया 21 सितंबर दिसंबर 13 के बीच में। तो 21 सितंबर से दिसंबर 13 तक चेक किया गया इन सैंपल्स को। इससे यह पता चला कि जो पहले वाला लॉकडाउन लगा था, ओरिजिनली जो लॉकडाउन लगा था यूके में, उस समय पे भी ये नया कोरोना वायरस का वेरिएंट फैल रहा था बहुत सी जगहों पे। लेकिन उस समय पे जो डोमिनेंट स्ट्रेन था, मैक्सिमम केसेस उस डोमिनेंट स्ट्रेन की वजह से थे और वो डोमिनेंट स्ट्रेन कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ चुका था। पुराना ये जो नया वाला स्ट्रेन है N501Y वाला, ये भी फैल रहा था उस समय पे, बट ये उस समय पे डोमिनेंट नहीं था। पुराना वाला कोरोना का स्ट्रेन डोमिनेंट था, उस डोमिनेंट स्ट्रेन पे कंट्रोल पा लिया, तो जैसे तैसे पहले के लॉकडाउन बंद हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अब ये नया स्ट्रेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आगे बात करते हैं। There is evidence that the earlier lockdown was effective in containing the previously dominant strain, suggesting that the new variant grew in absolute terms. The rapid spread of the new variant, even during the previous lockdown, might not reflect a general failure of control measures, but reflects the inherent nature of the new variant to rapidly spread given its higher transmissibility. क्या बोला जा रहा है कि भैया पुराने लॉकडाउन ने प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन, जो ओरिजिनल कोरोना का स्ट्रेन था, उसको तो कंट्रोल कर लिया, बट नए स्ट्रेन को उतना कंट्रोल नहीं कर पाया। बट उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि जो पुराना लॉकडाउन था वो पूरी तरीके से इनइफेक्टिव था।
पुराने लॉकडाउन में लोगों ने फिजिकल डिस्टेंसिंग करी, मास्क पहना, उस फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के चलते ये जो नया वेरिएंट था वो जिस लेवल पे फैल सकता था उस लेवल पे नहीं फैला है बट कम फैला है। कहीं ना कहीं नो डाउट इस नए स्ट्रेन की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, जो ट्रांसमिशन करने की काबिलियत है, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी अगर लॉकडाउन स्ट्रिक्ट है, कॉम्प्लियंस बेटर है, तो इस स्ट्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है। और यह बात बहुत देखने वाली है कि पिछले लॉकडाउन में स्कूल और यूनिवर्सिटी को बंद नहीं किया गया था, इस लॉकडाउन में स्कूल और यूनिवर्सिटी को बंद किया जा रहा है। स्कूल और यूनिवर्सिटी से क्या लेना देना है? अगर आप नए वेरिएंट को देखो कि किन लोगों को बीमार कर रहा है, तो नया वेरिएंट उन लोगों को ज्यादा पकड़ रहा है जिनकी उम्र 20 साल से कम है। तो अभी 20 साल से कम के लोगों को यह नया वेरिएंट ज्यादा परेशान कर रहा है। ये सिलेक्टिव स्प्रेड क्यों? ये सिलेक्टिव स्प्रेड इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पहले जो लॉकडाउन लगा था वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद नहीं हुए थे, तो हो सकता है कि इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये स्ट्रेन फैलना शुरू हो गया हो। इस बार ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बंद कर दिए गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पिछले लॉकडाउन से ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रहा है ये नया वाला लॉकडाउन, तो चांसेस हैं कि इस नए स्ट्रेन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो नया स्ट्रेन फैल रहा है, रिसर्च कर रहा है, जरूरी है कि वैक्सीन का रोल आउट एक्सेलरेटेड हो। जब तक वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं हो जाती और वैक्सीन की पूरी तरीके से एफिशिएंसी प्रूव नहीं हो जाती, तब तक फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ये जरूर होना चाहिए। और ये जो नया वेरिएंट है इसको पूरी दुनिया में सीरियसली लेना चाहिए, खासकर साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज जहां पे एक ऐसा ही प्रॉब्लमेटिक म्यूटेशन पाया गया। और इंडिया को तो स्पेसिफिकली बचने की जरूरत है ही यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में इस समय पे थोड़ा एक केयरलेसनेस का माहौल है। सब लोग मजे मजे में आ गए हैं कि हाँ भाई अब तो चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन चीज़ें कभी भी डेंजरस हो सकती हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ। फिर बात करते हैं चेंजिंग कंटर्स ऑफ इंडिया यूके टाइज। द टू कंट्रीज हैव अ शेयर्ड पास्ट एंड नीड टू चार्ज आर डिफरेंट शेयर्ड फ्यूचर। देखिए, प्रधानमंत्री जी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी जब से पावर में आए हैं उन्होंने कुछ सडन और सरप्राइजिंग डिसीजंस लिए हैं। इनके डिसीजंस में कुछ अच्छे डिसीजंस रहे हैं, कुछ डिजास्टर्स रहे हैं। ये ऑथर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। पहली बात, कभी भी एज अ सिविल सर्वेंट या आप तैयारी कर रहे हो या आप कोई भी हो, एक सिटीजन की तरह तो आप हमारे प्रधानमंत्री या रूलिंग सरकार के डिसीजंस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर एज एन एस्पिरेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट आपको कभी भी ये एटीट्यूड नहीं बनाना चाहिए कि आप सरकारों की बुराई करो, चाहे वो कोई राज्य की सरकार हो, चाहे वो कोई केंद्र की सरकार हो। वो अलग बात है कल की डेट में आप आईएएस आईपीएस बन जाते हो और किसी स्टेट में पोस्टेड हो और किसी स्टेट की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के आपके साथ अच्छे रिलेशन है तो आपके पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स बदल जाएंगे, वो बात की बात है। अभी तो आप तैयारी कर रहे हो तो अभी न्यूट्रल रहो, ठीक है भाई। तो बाद में क्या बोला गया उन्होंने, जब आपके ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ डिसीजंस लिए तो इसमें कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। कुछ अच्छे क्या थे? अच्छे ये थे कि सार्क के लीडर्स को इन्होंने इनविटेशन दिया अपनी 2014 की स्वेरिंग इन सेरेमनी में। इन्होंने पाकिस्तान लाहौर विजिट किया 2015 में, तो ये कुछ अच्छे डिसीजंस बताए गए मोदी साहब के। मोदी साहब ने डिमोनेटाइजेशन किया, इसको बुरा डिसीजन बताया जा रहा है। नमस्ते ट्रंप को होस्ट किया मोदी साहब ने, इसको बुरा डिसीजन बताया जा रहा है। अभी रिसेंटली मोदी साहब ने एक और डिसीजन लिया और वो ये लिया है कि भाई जो रिपब्लिक डे परेड होने वाली है इसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया है। अब क्या ये डिसीजन सही है, क्या ये डिसीजन गलत है, ये बात अलग है। रिपब्लिक डे परेड भी इस समय उतने पूरे फैन फेयर से नहीं होगी जितनी हर साल होती है। रिपब्लिक डे परेड का एक ट्रंकेटेड वर्जन होगा। कहीं ना कहीं बोरिस जॉनसन साहब ने पहले एक्सेप्ट कर लिया था मोदी साहब के इनविटेशन को, अब कहीं ना कहीं इनएबिलिटी लग रही है। उनका भी भाई जेन्युइन कंसर्न है। यूके में बहुत तेजी से वायरस फैल रहा है, अभी इतने फैलते वायरस के बीच में कंडीशन यूके में बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे समय पे यूके का प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे देश की रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी देश की जनता उसको सुना सुना के मार देगी। तो कहीं ना कहीं चांसेस ये हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे हमारी रिपब्लिक डे परेड को अटेंड करने के लिए। अब यहाँ पे बात कर रही जॉनसन जी की। जॉनसन साहब अपने आप में एक बहुत कलरफुल और कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। ब्रिटिश मीडिया में उनको क्लाउन की तरह दिखाया जाता है। क्लाउन का मतलब क्या होता है? क्लाउन का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि दूसरों को हंसाए, ठीक है ना। बट कहीं ना कहीं बोरिस जॉनसन की जो डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग है, जो पावर में रहने की काबिलियत है, उसको आप कम मत समझिए। ये एक बहुत तगड़े पॉलिटिशियन है। इनको चीफ गेस्ट नॉमिनेट किया गया रिपब्लिक डे परेड के लिए। अब अगर बात की जाए तो चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे परेड 15 अगस्त पे किसको बुलाना है, इन सब चीजों की डिसाइड करने की सोल अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट से डिस्कस किए बिना भी डिसाइड कर सकता है कि कौन कौन किस किस गेस्ट को मैं अपनी रिपब्लिक डे परेड के लिए बुलाऊंगा।
अब यहां पे देखिए कि भाई पिछले कुछ सालों में किस किस को यहां पे इनविटेशन दिया गया है। 2015 में यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा को बुलाया गया था, 2016 में फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसिस होलैंडो को, 2017 में क्राउन प्रिंस ऑफ द यूएई को, एशियन लीडर्स को 2018 में, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा को 2019 में, जेयर बोल्सोनारो को 2020 में, मिस्टर जॉनसन को 2021 में। डोनाल्ड ट्रंप भी 2-3 बार इंडिया में आ चुके हैं अलग से बात करने के लिए। सॉरी, ट्रंप एक बार आए इंडिया में, ठीक है। आगे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की चॉइसेस की यहां बात की जा रही है। जब प्राइम मिनिस्टर बाहर के देशों के हेड ऑफ स्टेट को इंडिया में बुला रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट, तो वो किसको बुला रहे हैं? अगर इस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश की जाए, यूनाइटेड नेशंस में 193 कंट्री है, और जिन जिन कंट्रीज को यहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान बुलाया गया है वो वेस्ट की कंट्रीज हैं। चाहे फ्रांस की बात कर लीजिए, चाहे यूएस की बात कर लीजिए, चाहे यूएई की बात कर लीजिए, चाहे आप एशियन को छोड़ दो तो चाहे आप साउथ अफ्रीका की बात कर लीजिए, ब्राजील की बात कर लीजिए, इंग्लैंड की बात कर लीजिए, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज को ज्यादातर जो है वो वेस्टर्न लॉर्ड्स को मतलब बिलोंग करते हैं। तो इससे कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रेफरेंस देखने को मिल रहा है कि यहां पे हमारा प्राइम मिनिस्टर और हमारा जो कैबिनेट है, जो हमारी रूलिंग सरकार है, वो कौन से रीजन के साथ अच्छा रिलेशन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटेन के साथ बात की जाए तो हमारा पास तो पूरी तरीके से ब्रिटेन के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग गुलाम रहे हैं 200 सालों के लिए ब्रिटेन के। कहीं ना कहीं इंडिया और ब्रिटेन की एक शेयर्ड हिस्ट्री है, और ऐसा बोला जा रहा है शेयर्ड फ्यूचर भी है। अब बात यहां पे की जाए तो ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है। अब इंडिया और ब्रिटेन कॉमनली कहां पे इन्वॉल्व है? तो एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ब्रिटेन के पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप है, और इंडिया के पास 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबरशिप है। मिस्टर जॉनसन इंडिया को इनविटेशन दिया है, उन्होंने G7 की मीटिंग को होस्ट करेंगे जॉनसन जी इंग्लैंड में, तो वहां पे इंडिया को इनविटेशन मिला है। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होगी इंग्लैंड में, वहां पे इंडिया को इनविटेशन मिला है। मिस्टर मोदी ने जिन जिन को बुलाया है और जिनके साथ मिस्टर मोदी की अच्छी रिलेशनशिप रही है, इसमें एक है जेयर बोल्सोनारो, एक है मिस्टर ट्रंप और एक है मिस्टर जॉनसन। ये 3 ऐसे लीडर्स हैं जिनकी कंट्री में कोविड-19 ने तरखाट मचा रखा है। दूसरी बात, ये खुद कोरोना से इन्फेक्ट हो चुके हैं। मिस्टर जेयर बोल्सोनारो, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्टर जॉनसन, इन तीनों को कोरोना हो चुका है। और फाइनली ये पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट हैं। ये ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी कंट्री को क्लोज करने की कोशिश की, जिन्होंने अपनी कंट्री में नेशनलिज्म के नाम पे अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बंद करने की कोशिश की। इन्होंने बोला मेक माई कंट्री ग्रेट अगेन, माई कंट्री फर्स्ट, यानी कि पहले मैं अपनी कंट्री पे ध्यान दूंगा, बाद में मैं दुनिया पे ध्यान दूंगा। तो इनकी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो सेल्फ सेंटर्ड है। ये क्रिटिसिज्म में इनका काफी होता है, मतलब ये उतना ओपन नहीं है। खासकर अमेरिका की बात करिए तो अमेरिका तो हमेशा से ही दूसरों को मदद करने वाला, दूसरों को एड देने वाली कंट्री में रहा है। और अब क्या हो रहा है कि अमेरिका बोल रहा है कि भाई हम सिर्फ अपने लिए। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने तो गजब कर दिया, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, जेसीपीओ को हटा दिया, अपने आप को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से वापस खींच लिया, उसकी फंडिंग बंद कर दी। तो नाना प्रकार की चीजें की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर जॉनसन की बात की जाए तो भाई जॉनसन किस एजेंडा पे बने प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के? तो वो ब्रेग्जिट एजेंडा पे प्राइम मिनिस्टर बने ब्रिटेन के। कहीं ना कहीं इससे पहले ब्रेग्जिट, मतलब जॉनसन से पहले कौन लीडर थी ब्रिटेन की? थेरेसा मे थी। थेरेसा मे के समय पे भी ब्रेग्जिट हो रहा था, बट ऐसा बोला जा रहा था कि थेरेसा मे एक फ्रिक्शन फ्री ब्रेग्जिट कर सकती हैं, लेकिन जॉनसन फ्रिक्शन फ्री ब्रेग्जिट नहीं कर रहे हैं। जॉनसन पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म पे ज्यादा फोकस करते हैं। ब्रिटेन के लोगों को ब्रिटेन बना के उनकी नेशनलिटी पे ज्यादा फोकस करके यूरोपियन यूनियन से हटा के दिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रेग्जिट करवा तो दिया है, और ब्रेग्जिट करके मनी, बॉर्डर्स, लॉज, ट्रेड, फिशिंग वाटर्स के ऊपर कंट्रोल तो ले लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्रिक्शन रहा है, टेंशंस रही है। और जब ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्रिक्शन रहेगी ना, तो ब्रिटेन के 2 मेजर इलाके इस फ्रिक्शन में ब्रिटेन के साथ नहीं देंगे, वो है स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड 2 हिस्से हैं इंग्लैंड के, जो हमेशा से ये चाहते थे कि इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहे, बट अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। अब इंडिया की बात की जाए, ठीक है, मेन बात यह है कि इंडिया बहुत लंबे समय से यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड डील साइन करना चाह रहा है। 2007 से इंडिया और ईयू के बीच में बातचीत चल रही है कि भाई एक तो कोई ना कोई ट्रेड पैक्ट होना चाहिए ना इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, बट वो हो नहीं पा रहा है। और उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है? ब्रिटेन मेन रिस्पॉन्सिबल है। ब्रिटेन इज द मेन डील ब्रेकर, इट इज कंसीडर्ड एज द मेन डील ब्रेकर। ईयू हमेशा चाहता था कि इनके ऑटोज पे, इनके वाइन्स पे, इनके स्पिरिट्स पे इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी कम लगे।
इंडिया चाहता था कि इंग्लैंड का फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, पोस्टल सेक्टर, लीगल, अकाउंटेंसी, मैरीटाइम एंड सिक्योरिटी, रिटेल सेक्टर इंडिया के लिए खुले। इंडिया हमेशा से चाहता था कि फ्री मूवमेंट हो सर्विस प्रोफेशनल्स का, तो इंडिया के लोग वहां पे जाके काम कर सके। अब आप देखो, अगर दोनों बिजनेसेस को कंपेयर करो, तो अगर एक्सपोर्ट्स देखिए आप ब्रिटेन के और एक्सपोर्ट्स देखिए इंडिया के, तो दोनों सेम है। सर्विस ओरिएंटेड एक्सपोर्ट्स है इंडिया के भी और ब्रिटेन के भी। अभी इंडिया के सर्विस ओरिएंटेड ब्रिटेन को अगर सॉरी इंडिया के सर्विस ओरिएंटेड सर्विसेज को अगर ब्रिटेन का मार्केट मिल जाता है, तो भाई ब्रिटेन की इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी, क्योंकि इंडिया की सर्विस इंडस्ट्री बहुत सस्ती है। उसी प्रकार से अगर ब्रिटेन के एक्सपोर्ट आराम से इंडिया में एंट्री मारते हैं, तो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इफेक्ट हो जाएंगी। कुल मिला के इंडिया चाहते हैं कि इंडिया के लोग वहां पे जाके ब्रिटेन में आसानी से एंट्री मार सके, वहां पे जाके काम करें। ब्रिटेन इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रांग पॉलिसी रखता है। इन सब चीजों के चलते इंडिया और यूरोपियन यूनियन का भी एक ट्रेड पैक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड पैक्ट में जब फाइनल न्यूएंसेस को डिस्कस किया जा रहा था, तो ब्रिटेन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, ब्रिटेन बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहा था। अब इंडिया ने आरसीईपी तो ज्वाइन किया नहीं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप तो ज्वाइन किया नहीं, तो इंडिया अगर ब्रिटेन के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएट करता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया अपने पॉइंट्स को सेटल करने की कोशिश करेगा, ब्रिटेन अपने को सेटल करने की कोशिश करेगा, और कोई बहुत बड़ी ट्रेड डील हो पाएगी, इसके चांसेस कम है। कुछ जगहों पे इंडिया और ब्रिटेन एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, केमिकल्स में, डिफेंस प्रोडक्शन में, पेट्रोलियम, फूड प्रोडक्शन में, बट यहाँ पे भी जो आप कह सकते हैं एंगेजमेंट है वो बहुत लिमिटेड रहेगा। अगर आप हिस्टोरिकल और कल्चरल लिंक्स की बात करिए, तो इंडिया और यूके के लिंक्स नो डाउट बहुत ज्यादा है। इंडिया के लगभग 15 लाख लोग ब्रिटेन में रहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोल सकते हो आप उसमें। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में 15 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ब्रिटेन में, 3 ब्रिटेन की कैबिनेट में है, 2 लोग तो हाई ऑफिसेज में, एक फाइनेंस मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर, जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज मानी जाती हैं। कोविड-19 से पहले 5 लाख टूरिस्ट हर साल इंडिया से ब्रिटेन घूमने के लिए जाते थे। 30,000 इंडिया ब्रिटेन में पढ़ते हैं, ये जानने के बावजूद कि ब्रिटेन में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ब्रिटेन बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है इंडिया में, इंडिया भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर है ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में मेजरली जॉब्स को क्रिएट किया है इंडिया ने। तो इन सब चीजों के बावजूद भी इंडिया और ब्रिटेन के जो ट्रेड रिलेशंस है ना, वो बहुत लिमिटेड नजर आ रहे हैं, उतने अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में ये ईयू से निकलने के बाद ब्रिटेन और इंडिया के रिलेशंस कैसे निकल के आते हैं, और क्या इंडिया का ईयू के साथ कोई ट्रेड डील होती है, ये तो समय ही बताएगा। कुल मिला के ऑथर यहाँ पे एक बहुत रोजी पिक्चर नहीं दे रहा है। ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि भले ही हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल लिंक्स है, कल्चरल लिंक्स है, हिस्टोरिकल लिंक्स हैं, लेकिन फिर भी इंडिया और यूके के बीच में आगे आने वाले समय में कोई बहुत मेजर ट्रेड डील हो, इसके चांसेस बहुत कम है। फिर नेक्स्ट और फाइनल आर्टिकल पे चलते हैं। एन आर्बिट्रेरी डायरेक्टिव, द सेंटर्स डायरेक्टिव टू द बंगाल गवर्नमेंट गोज अगेंस्ट द नॉर्म गवर्निंग डेपुटेशन ऑफ ऑफिसर्स। हुआ क्या है यहाँ पे, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट एक टसल में इन्वॉल्व थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से बोला कि आप अपने 3 आईपीएस ऑफिसर्स को रिलीव करिए और उनको सेंट्रल डेपुटेशन पे भेजिए। स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीव करने से मना कर दिया। हुआ ये कि बीजेपी गवर्नमेंट का एक कॉन्वॉय जेपी नड्डा जी का, बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी का एक कॉन्वॉय सिराकोल से डायमंड हार्बर जा रहा था वेस्ट बंगाल में, इसके ऊपर पत्थर फेंके गए। जो पत्थर फेंक रहे थे वो तृणमूल कांग्रेस का फ्लैग पकड़े बैठे थे। उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो 3 आईपीएस ऑफिसर थे, एक पुलिस के डिस्ट्रिक्ट का हेड था, एक रेंज का हेड था, एक जोन का हेड था, इन आईपीएस ऑफिसर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी सिक्योरिटी की। ऐसा बोला गया कि इन्होंने सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से करी नहीं। अब सेंटर क्या कर रहा है, ये इनको डेपुटेशन भी भेज रहा है सेंटर में। 3 आईपीएस ऑफिसर्स के अगेंस्ट अगर आपको कोई एक्शन लेना है, तो आप एक प्रॉपर इंक्वायरी तो चलाओ। बिना किसी इंक्वायरी को चलाए आपने उनको डेपुटेशन पे भेज दिया। आप कह सकते हो कि एक तरीके से पनिशमेंट पोस्टिंग पे भेज दिया। अब ये सही नहीं है। ऑथर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर बहुत भीड़ है, हजारों लाखों का क्राउड जमा है, और उसके बीच में से कुछ लोगों ने पत्थर फेंका है, तो आप एक्चुअली में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि पत्थर किसने फेंका है। उसको पकड़ना, उसको रोकना काफी मुश्किल है। तो इन बेसिस पे आप डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी का चार्ज लगा दो, पीनल एक्शन शुरू कर दो, ये सही नहीं है। अगर आपको कोई एक्शन लेना है, अगर आपको लगता है कि भाई इन ऑफिसर्स ने गलत किया है, तो पहले तो आप इनके अगेंस्ट एक इंक्वायरी कराओ। इंक्वायरी के बेसिस पे आप एक्शन लो, ना आपने इंक्वायरी कराई आप सीधे सीधे एक्शन ले रहे हो। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है। उसके बाद इन ऑफिसर्स को डेपुटेशन पे भेजा कहाँ गया, तो एक को इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में डेपुटेशन भेजा गया, एक को सशस्त्र सीमा बल में डेपुटेशन भेजा गया, एक को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डेपुटेशन भेजा गया। तो अब बात यह है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में अगर किसी आईपीएस को जाना है, तो प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। प्रॉपर प्रोसीजर यह है कि वो आईपीएस अपनी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एक लेटर फॉरवर्ड करवाएगा सेंटर के पास। सेंटर
उस रिक्वेस्ट को वेट करेगा, सेंटर उस ऑफिसर के क्रेडेंशियल्स को देखेगा, सेंटर उस ऑफिसर की एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखेगा और उसके बेसिस पे इस बात को डिसाइड करेगा कि इसको डेपुटेशन पे भेजना है नहीं भेजना है। एकदम से आपने 3 लोगों को स्टेट गवर्नमेंट से निकाल के 3 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भेजा है, तो इससे मतलब क्या निकल के आ रहा है? इससे मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में जो आईपीएस की पोस्टिंग होती है, ये पनिशमेंट पोस्टिंग है। और इस तरीके से अगर आप ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट करोगे तो एक कहते हैं ना कि डीमोरलाइजिंग माहौल जाएगा हमारी सिविल सर्विसेज में, हमारी इंडियन पुलिस सर्विसेज में। तो ये सब बातें यहां पे कही जा रही है। कुल मिला के बात यह है कि देखिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की लड़ाई के बीच में आप पनिश कर रहे हो आईपीएस ऑफिसर्स को, ये एक सही एटीट्यूड नहीं है। आईपीएस ऑफिसर्स का जो आप कह सकते हैं डेप्यूटेशन है, इनका एक सेट प्रोसीजर है और ये डेप्यूटेशन, ये पोस्टिंग्स, ये प्रोसीजर के बेसिस पे ही होनी चाहिए। इनफैक्ट यहां पे एक और बात बोली जा रही है कि जब भी कोई आईपीएस ऑफिसर या कोई दूसरा ऑफिसर किसी दूसरे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में डेप्यूटेशन पे जाना चाहता है, तो वो उस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। उस ऑफिसर को बेसिकली एक ऑर्डर दिया जाता है, उससे उसकी चॉइसेस पूछी जाती हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूछी जाती है, डिजायर्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग। हालांकि दी सर्विसेज और डिजायर्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग देता सेंटर अपने हिसाब से ही है, लेकिन पहले चॉइस तो पूछी ही जाती है। यहां किसी प्रकार की कोई चॉइस नहीं पूछी गई, उठा के आपने सीधे ट्रांसफर कर दिया, डंप कर दिया। तो पहली बात तो आपने उन आईपीएस ऑफिसर्स को डिस्कस किया, दूसरी बात आपने पॉलिटिकल वेंडेटा निकाला, तीसरी बात आपने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को एक बैड लाइट में दिखाया। आपने दिखाया कि यहां पे किसी को पोस्ट किया जा रहा था वो पनिशमेंट पोस्टिंग है। तो ये तीनों चीजें गलत है। ये यहां पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं नथानिएल साहब, ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, रिटायर्ड सीआरपीएफ के। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।